वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हम फिर से क्या लेके आए हैं अपनी यही आर्मी वालों के लिए क्लास। साइंस की क्लास अपनी निरंतर कंटिन्यू चल रही है। जितने कितने भी एमसीक्यू है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उन सबकी क्लास है हमने पिछली क्लासों में देख ली है। और आज उसी जोश और रुतबे के साथ अपन ने नई क्लास चालू की है। ठीक है, आज आपके इस जोश और रुतबे को देखते हुए मेरे अंदर भी जोश आ गया कि भाई मैं भी आपके जैसे कुछ अतरंगी चीजें करूं या फिर कुछ ऐसी चीजें करूं जिससे आपको भी जोश आए। ठीक है, तो आपको अपना निरंतर प्रयास करते रहना है, कभी थकना नहीं है, रुकना नहीं है, चाहे आंधी आए, बारिश आए, कुछ भी है। तो आपको इसी तरीके से निरंतर प्रयास करते रहना है। कहते हैं ना, माना चलती कठिन कठिन परीक्षाएं, पर मेहनत मेरा हथियार है। गुरुओं से हमें लेकर शिक्षा और अर्जुन रण को तैयार है। सब्र का माया बांध ना टूटे, गला किस्मत का ना घोटू। बस चंद महीने बाकी हैं माँ, मैं फौजी बनकर लौटूंगा। जय हिंद जय भारत वाला वही नारा आपको कंटिन्यूअसली लगाते हुए अपनी क्लास को निरंतर इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। ठीक है, आपके मन और जज्बे के अंदर यही रहना चाहिए कि बस किसी भी तरीके से हमको क्या है, ये आर्मी की ड्रेस मिले, ये अपने को फौजी वाली यूनिफॉर्म मिले, और इसी रुतबे के साथ हम अपनी क्या करें, आगे से आगे तक निरंतर प्रयास करते रहे। कभी भी सफलता किसी की मोहताज नहीं होती। ठीक है, सफलता किसी की मोहताज नहीं होती। जितना आप करते हो ना, उतनी सफलता आपको गहराई से मिलती है। जितना आप प्रयास करोगे, उस प्रयास से ही आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। ठीक है, आज की इसी जोश और जुनून के साथ अपनी पहली क्लास का पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। आनुवांशिकी। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, जेनेटिक्स के बारे में, आनुवांशिकी के बारे में। तो क्या आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाएगा? आनुवांशिकी का जनक कौन है? वॉर्टन है, गेगर, जॉन मेंडल है, अरस्तु है या जॉनसन? जॉनसन से। कौन है आनुवंशिकी के जनक? आनुवंशिकी के जनक है गेगर, जॉन्स एंड मेंडल। ठीक है, कौन है गेगर, जॉन्स एंड मेंडल? बी अपना क्या है, राइट आंसर है। राइट आंसर कौन सा निकल गया अपना? बी निकल गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई क्या है? जो जेनेटिक्स है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई जिसको हम आनुवंशिकी में गिनते हैं, कौन सा? गुणसूत्र, कोशिका, जीन या डीएनए? डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। जो डीएनए की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, कभी कभार क्वेश्चन पूछ ले। कोशिका, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई कौन सी? अपनी कोशिका है। बॉडी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका है। और नेक्स्ट बात करते हैं गुणसूत्र। ये हर मनुष्य में, हर मानव में पाया जाने वाला गुणसूत्र होता है, जो कि केंद्रक में पाया जाता है, कोशिका के अंदर। तो सबसे छोटी इकाई अगर आनुवंशिकी की बात करें तो कौन सी होगी? जीन होगी। सी क्या हो गया अपना, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो जीन शब्द है वो सर्वप्रथम किसने किया था? मेंडल ने किया था, जॉनसन ने किया था, वॉस्टन ने किया था या बेडसन ने कहा था? किसने अपना प्रयोग किया था? जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मेंडल ने तो अपना मेंडल नियम निकाला था मटर के पौधे पे। ठीक है, जो जोहानसन है उन्होंने निकाला था 1909 के अंदर जीन की खोज की थी उन्होंने। कब की थी? 1909 के अंदर जीन की खोज की थी उन्होंने ही। सर्वप्रथम जीन का नाम निकाला था। शोधकर्ता में या खोज में उनके अंदर क्या देखा था? केंद्र के अंदर अलग अलग प्रकार के सबके जीन अलग अलग होते हैं डीएनए के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। मानव की प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव की प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? कितनी संख्या पाई जाती है गुणसूत्रों की? अरे गुणसूत्र तो सबको पता है ना। क्रोमोसोम क्या होते हैं? कितने होते हैं क्रोमोसोम? अगर बात करूं जोड़े में तो 23 जोड़ों में होता है, और सिंगल की बात करूं तो 46। एक मनुष्य में 46 क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो अपना राइट आंसर कौन सा हो गया? बी। यानी कि मनुष्य में कितने जोड़े पाए जाते हैं? 23 जोड़े पाए जाते हैं, या 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डीएनए। डीएनए का ड्यू कुंडलित मॉडल किसने दिया था? डीएनए का ड्यू कुंडलित मॉडल, डीएनए देखा है आपने? ये इसके अंदर अमीनो एसिड, प्रोटीन वगैरह इनके बने हुए क्या है, एक तरीके के बॉन्ड बने हुए। ये ड्यू कुंडलित क्या है? ये डीएनए है।
डीएनए का द्विकुंडलित जो मॉडल है वो किसने दिया था? मेंडल ने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था, वॉस्टन एंड क्रिक ने दिया था, या फिर हरगोविंद खुराना ने दिया था? किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका की खोज की, मेंडल ने अपने नियम निकाले, ठीक है। तो ये नियम किसने दिया था, सॉरी मॉडल किसने दिया था डीएनए का मॉडल? वॉस्टन व क्रिक ने दिया था 1953 में। कब दिया था? 1953 में, 1953 में। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किया था? मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पे किया था? अभी बताया आपको मैंने, अभी बताया था। गुलाब पे किया, सरसों पे किया, या उद्यान मटर पे किया, या गेहूं पे किया? किस पे किया था? मटर के पौधे पे क्या किया था? मेंडल ने अपना प्रयोग किया था कि मटर का पौधा बोना है, छोटा है या झुरीदार है, किस तरीके का है। तो उसने क्या किया था? 7 तरीके के प्रयोग किए थे। किस पे किए थे? मटर के पौधे पे। मटर के पौधे पे लिया, एक पौधा लिया और एक लंबा पौधा लिया। उन दोनों का फ्यूजन करवाने के बाद उनकी नई संतति पे देखा कि कुछ एक संतति जो 25% है वो तो क्या है, बोनी है, और 25% है वो क्या है, लंबी है, और 50% जो है वो ना लंबी है ना बोनी है। फिर वैसे ही झुरीदार लिए और मतलब एक साफ लिया और एक झुरीदार पौधा लिया। उन दोनों के अंदर फ्यूजन करवा के देखा तो वो क्या है, जो झुरीदार पौधे थे उसमें से 25% झुरीदार होने लगे और 25% कौन से थे? बिना झुरीदार वाले थे। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने क्या किया था? परीक्षण किया था। सबसे पहले किस पे किया था? मटर के पौधे पे ही किया था। सी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा न्यूक्लिक अम्ल उत्तरदायी है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा न्यूक्लिक अम्ल उत्तरदायी है? न्यूक्लिक अम्ल कौन सा है? डीएनए, आरएनए, हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन का आपको कल ही मैंने बताया था, हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन को क्या करना? कैरी करना, यानी कि सॉरी संरक्षण करना। और ब्लड का जो कलर है लाल, रेड कलर है, उस रेड कलर को बनाए रखना, ये हीमोग्लोबिन का काम है। और ब्लड प्लाज्मा होता है, जो ब्लड सेल निकल गई तो पीछे बचा हुआ स्ट्रो कलर का, येलो कलर का, हल्का सा पीला कलर का स्ट्रो कलर का क्या होता है? प्लाज्मा होता है। उस प्लाज्मा में 92% तो क्या होगा? वाटर होगा, और बाकी का क्या होते हैं? वो अमाइनो एसिड वगैरह या एसेंशियल जो भी प्रोटीन्स होते हैं वो पाए जाते हैं। तो वो प्लाज्मा है, ठीक है। डीएनए, डीएनए भी अभी आपको बताया था द्विकुंडलित होता है, ये किस में पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। तो जो प्रोटीन संश्लेषण का उत्तरदायी होगा कौन सा न्यूक्लिक अम्ल होगा? आरएनए। बी क्या है? राइट आंसर है। प्रोटीन संश्लेषण की बात हो रही है तो उसमें कौन सा आएगा? राइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए। मनुष्य में संतान के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्रों पर आधारित होता है? मनुष्य में क्या है, लिंग का निर्धारण किसके आधार पे होगा? माता के द्वारा, पिता के द्वारा, माता पिता दोनों के द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। एक चीज समझो आप कि आपके अंदर क्रोमोसोम कितने हैं? 23 जोड़ी है, ठीक है। 23 जोड़ी मतलब कि 46 क्रोमोसोम है। उसमें से जो 44 है, छोटी जो 44 है वो सामान्य हर किसी में होते हैं, मेल फीमेल सब में होते हैं। यानी कि अगर बात करें तो 22 तो सब में ही होंगे, पर जो लास्ट वाला एक है, एक जोड़ी जिसके अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं और एक वाई एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। जो एक्स एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल के अंदर होता है और एक्स वाई क्रोमोसोम है वो मेल के अंदर होता है, ठीक है। पुरुषों में एक्स वाई होता है और महिलाओं में एक्स एक्स होता है। जो लिंग का निर्धारण करता है वो पुरुषों में पाया जाने वाला वाई होता है, वाई क्रोमोसोम निर्धारित करता है। तो 44 प्लस एक्स वाई या फिर एक्स एक्स ये निर्धारित करेगा लिंग क्या होगी। फीमेल से हमेशा डिटेक्शन कभी नहीं होने वाला कि लड़की होगी या लड़का, हमेशा मेल पे ही डिपेंड करेगा। अगर ये एक्स क्रोमोसोम, फीमेल का एक्स क्रोमोसोम के साथ वाई आके ऐड हो जाए तो मतलब क्या होगा? लड़का होगा। और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम के साथ अगर एक्स आके मतलब ऐड हो जाए तो क्या होगा? तो लड़की होगी। तो ठीक है, तो किस पर डिपेंड करता है? पिता के ऊपर, पिता के ऊपर डिपेंड करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। लिंग का जो निर्धारण है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? पिता के ऊपर रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रयोगशाला में डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में जो डीएनए था उसका सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया था? किसने किया था? वॉटसन ने किया था, सॉरी वाटसन ने किया था, डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना ने किया था, जॉनसन ने किया था, मेंडल ने किया था? किसने किया था? डीएनए का जो संश्लेषण है, जो परीक्षण है प्रयोगशाला में करने वाला कौन था? डॉक्टर हरगोविंद
खुराना जी। बी अपना राइट आंसर है। देखो आप है ना हर चीज को सोचो और समझो कि कुछ एक चीजें ऐसी भी है कि आपको पड़ी हुई है पर आपके आंखों के सामने नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? सॉरी, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपने उन चीजों को इतनी गहराईता से नहीं लिया था। उन चीजों को आपने क्या किया था, हाँ आगे चलो पढ़ते हैं, ये पढ़ा हुआ है, ये अपना पढ़ा हुआ है। जब तक उन चीजों को नहीं समझोगे तब तक आपके दिमाग में वो चीजें नहीं बैठने वाली। तो आपने अगर ठान नहीं लिया है कि भाई हमको ये क्लियर करना है तो उस पर पूरा ही जुटो ना। इतना आपको रुकना ही क्यों है? हर चीज का एक क्या होता है, लक्ष्य होता है। अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो तो आप कुछ चीजें माइंड में सेट करके जाते हो कि हम लोग वहां वहां घूमेंगे, ये देखेंगे, वो चीजें आप करते भी हो। तो वैसे ही आप पढ़ने बैठो तो ये चीजें सोचो ना कि हम ये आज क्लियर करेंगे और अगले दिन इस वाले का हमको टेस्ट देना है या फिर इसके एमसीक्यू निकालने हैं। तो उस तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना, वो स्ट्रेटेजी आप अपनाओगे, तो सच्ची बता रही हूँ मैं आपको कि आपको अपनी सफलता से कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था? कि एक ही जीन है और एक ही एंजाइम है, उसका सिद्धांत किसने दिया था? वाटसन वक्रिक ने दिया था, बिडल व टेटम ने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था या अरस्तु ने दिया था? कल ही मैंने बताया अरस्तु कौन थे। अरस्तु कौन थे? जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान या वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के जो जनक है कौन से हैं? कौन है? अरस्तु है। रॉबर्ट हुक किसके जनक है? कोशिका की खोजकर्ता को किसने किसने की थी कोशिका की? रॉबर्ट हुक ने। कौन सी कोशिका? मृत कोशिका, जीवित कोशिका नहीं थी, मृत कोशिका थी। मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और जो एक जीन और एक एंजाइम की सिद्धांत किसने दिया था? बेटल एंड टेटम ने। बी क्या है अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मानव शरीर में अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अलैंगिक, अलैंगिक यानी जिससे लिंक का क्या नहीं किया जा रहा है, अभी पता नहीं लगा जा। पहले क्या बोला था कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, अब एक शब्द ऐड हुआ है अलैंगिक। आप क्वेश्चन के अंदर वो चीजें देखो कि क्या क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको घुमा देता है। ठीक है, आप अलैंगिक पढ़ने की जगह सीधा पढ़ोगे अलैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं, सीधा यहाँ करोगे 23 जोड़ी। और सच्ची बता रही हूँ अभी आप में से काफी लोगों ने ये 23 जोड़ी पढ़ के हाँ भी बोला होगा। ठीक है, पर ये 23 जोड़ी नहीं होगा, ये 22 जोड़ी होगा। क्यों होगा? अलैंगिक का बोला, अगर लैंगिक भी बोलते ना साथ में तो 23 जोड़ी होता, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, एक दो जो पीछे बचा एक जोड़ी गुणसूत्र है उससे क्या हो रहा है, आपका लिंग है वो जांच हो रही, लिंग है उससे पता लग रहा है कि कौन सी लड़की है या लड़का। तो अगर अलैंगिक की बात है तो कितनी जोड़ी होगी अपने पास? 22 जोड़ी। बी अपना क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? जो एक कुत्ता अपना जानवर है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? मनुष्य में तो होती है 46, कुत्तों में कितनी होगी? 78, 40 या 80, कितनी होगी? कुत्ते में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या होती है 78। कितनी होती है? 78। बी आपका क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, डीएनए में कौन सा सार्क नहीं पाया जाता है? डीएनए में कौन सा सार्क नहीं पाया जाता है? सारे के सारे पाए जाएंगे पर एक नहीं पाया जाएगा, कौन सा नहीं होगा? क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा करो। पाया जाता अगर पूछ लेता तो तुम यहाँ कंफ्यूजन हो जाते कि मैडम 3 के 3 तो है, एक नहीं है। पर यहाँ क्या पूछा है? नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाने वाला तो कौन सा होगा? एडिनिन होगा, ग्वानिन होगा, या यूरेसिल, या फिर साइटोसिन? कौन सा होगा? देखो ये एडिनिन भी पाया जाता है, ग्वानिन भी पाया जाता है और साइटोनिन भी पाया जाता है, पर यूरेसिन नहीं पाया जाता। ये सिर्फ किसमें पाया जाता है? केवल और केवल वन ऑन ओनली किसमें पाया जाएगा? आरएनए में। ये सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, ना कि डीएनए में। डीएनए में बाकी वाले पाए जाएंगे, सारे बेस पाए जाएंगे, बट ये यूरेसिल नहीं पाया जाएगा, ये सिर्फ आरएनए में पाया जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति का अध्ययन किया जाता है कहलाती है? वंशागति का अध्ययन क्या कहलाएगा? अरे जेनेटिक्स पढ़ रहे तो जेनेटिक्स कहलाएगा ना, सीधा ही आंसर है जेनेटिक्स, अनुवांशिकी कहलाता है। बी भी राइट आंसर है। बाकी वाले देखो, साइटोलॉजी, सेल का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी कहलाएगा। बायोलॉजी, जीव जंतुओं का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी,
इकोलॉजी यानी पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाएगा? इकोलॉजी कहलाएगा। नॉर्मल से टर्म है ये तो। नेक्स्ट बात करते हैं, मटर के पौधे में मेंडल ने कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का चयन किया था? अभी अभी आपको बताया था जब मेंडल का एक क्वेश्चन आया था, सॉरी मेंडल का एक क्वेश्चन आया था क्या कि उसने परीक्षण किस पे किया था, तब मैंने आपको बताया था कितने जोड़ी उसने परीक्षण किए थे। कितने जोड़ी किए थे? 5 जोड़ी, 7 जोड़ी, 9 जोड़ी या 10 जोड़ी? कितने जोड़ी? 7 जोड़ी पे किया था। कितने जोड़ी पे किया था? 7 जोड़ी पे। 7 अलग अलग तरीके की जोड़ियां वो उन्होंने ली और उस पे प्रयोग किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे किसे चिकित्सा विज्ञान का जनक किसके किसे माना जाता है? चिकित्सा विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? सुश्रुत को, हिप्पोक्रेटस को, हनीमैन को या अरस्तु को? किसको माना जाता है? देखो अरस्तु को, सॉरी सुश्रुत को तो क्या माना जाता है? जो सर्जरी है, सर्जरी का जनक माना जाता है, ठीक है। और अरस्तु को माना जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। और जो हिप्पोक्रेटस है इनको माना जाता है किसका? चिकित्सा विज्ञान का जनक। तो अपना बी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया, ठीक है। हिप्पोक्रेटस जो है वो किसके जनक है? चिकित्सा विज्ञान के। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये तो सभी को पता होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 1 दिसंबर को, 7 अप्रैल को या फिर 8 मार्च को? 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? महिला दिवस। महिला दिवस, ठीक है। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। तो जो स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी दिन को क्या मनाया जाता है? हार्ट डे भी बोलते हैं। हार्ट डे यानी कि हृदय का दिवस जो है वो भी का 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, टाइफाइड रोग के लिए, टाइफाइड रोग के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? कौन सा टेस्ट है वो टाइफाइड रोग के लिए किया जाएगा? कौन सा किया जाएगा? एलिसा टेस्ट, विडाल टेस्ट, वॉस्टन टेस्ट या पीसीआर टेस्ट? कौन सा टेस्ट किया जाएगा? देखो एलिसा टेस्ट है वो आपकी इम्यूनिटी के लिए किया जाता है, ठीक है। जो विडाल टेस्ट है, विडाल टेस्ट है वो किया जाता है किसमें? टाइफाइड में। बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, टीबी क्षय रोग रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? टीबी के लिए लगाया जाने वाला टीका कौन सा है? टीबी के लिए लगाया जाने वाला टीका कौन सा है? डीपीटी, एमएमआर, बीसीजी या टीएबी? कौन सा होगा? डीपीटी के लिए कौन सा होता है? डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस, ये होती है डीपीटी की फुल फॉर्म। एमएमआर की मीजल्स, मम्स और रूबेला। बीसीजी की फुल फॉर्म बेसिलियस कालमेट यूरिन। ये बीसीजी की फुल फॉर्म है, ठीक है। टेप का कुछ नहीं। तो आपकी जो टीबी के लिए रोकथाम के लिए लगाए जाने वाला इंजेक्शन कौन सी होगी? टीका कौन सा होगा? बीसीजी होगा, ठीक है। ये क्या करता है? आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता से, सॉरी टीबी के लिए टीबी के जीवाणु से बचाने की टीबी के जीवाणु से बचाने के लिए आपको क्या करेगा? हेल्प करेगा। कब लगता है ये टीका? कब लगता है बीसीजी का? 8 बर्थ, जन्म होते ही लगेगा। कितना लगेगा? कितनी डोज? 0.05 ml।
ठीक है। और अगर 8 बर्थ पे नहीं लगाया हुआ हो तो 1 महीने बाद लगता है, 1 मंथ बाद, तब कितनी रहेगी इसकी डोज? 0.01 ml। आगे बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हैजा रोग किस जीवाणु के कारण फैलता है? जो हैजा है वो रोग किस जीवाणु के कारण फैलेगा? साल्मोनेला टाइफाई, माइकोबैक्टीरियम, विब्रियो कोलाई या फिर कोलेस्ट्रेडियम टिटेनी। जो साल्मोनेला टाइफाइड है इससे क्या मिलता है? टाइफाइड मिलता है। टाइफाइड, टाइफाइड यानी कि निकाला बोलते हैं ना, टाइफाइड वही है। साल्मोनेला टाइफाइड से टाइफाइड होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इससे होता है टीबी। क्या होगा? टीबी। और कोलेस्ट्रेडियम टिटेनी से क्या होता है? टिटेनस। और जो विब्रियो कोलेरा है इससे क्या होगा आपको? हैजा, कोलेरा। सी आपका क्या है? राइट आंसर है। विब्रियो कोलाई से क्या होगा आपको? कोलेरा। कोलेरा को क्या बोलते हैं? हैजा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। काली मौत यानी ब्लैक डेथ किस बीमारी को कहा जाता है? ब्लैक डेथ किस बीमारी को कहा जाएगा? अरे जोश और जुनून को कम मत करो, अपने आप को कम मत आको कि हमसे कुछ नहीं होने वाला या नहीं होगा। तुम्हें अगर वर्दी चाहिए, वर्दी की सौगंध तुमको कि आज तुमने अगर क्लास पूरी नहीं देखी, जितनी क्लास है निरंतर देखते रहो, क्या पता तुम्हारा उसमें से कुछ फायदा हो। और मैं 100% श्योर हूँ कि आपको जितनी मैं साइंस की क्लास पढ़ूंगी ना, तो उस क्वेश्चन में, उस चैप्टर में से या फिर उस एमसीक्यूज में से कुछ भी अलग निकल जाए तो देख लेना आप क्वेश्चन में। मैं अगर आपको ऐसा बोल रही हूँ ना कि आपको जो भी पूछना है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको जिस भी सब्जेक्ट या जिस भी टॉपिक, साइंस के रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो जिसके बारे में आपको पढ़ना हो, या आप उसके बारे में कमेंट लिख सकते हैं कि हमको मैडम ये पढ़ना है या इसके बारे में हमको समझ नहीं है, वापस बताइए, रिपीट कीजिए, तो मैं आपके लिए अलग से क्लास भी लेके आऊंगी। ठीक है, बट आपको अपना जो मेहनत है उसको कम नहीं करना है, उसको कम नहीं आंकना है। ठीक है, असफलता एक चुनौती है, उसे देख और सुधार कर, कहाँ कमी रह गई उसमें सुधार कर, निरंतर प्रयास करते रहो। ठीक है, निरंतर प्रयास करते रहो। आपके अगर उतार चढ़ाव जिंदगी का क्या है, हर सिक्के का पहलू है, हर सिक्के का पहलू होता है उतार चढ़ाव। ठीक है, बट जब आप अपनी मेहनत ही नहीं करने वाले तो फिर बाकी बातों का तो क्या ही लेन देन है। अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे, अपनी तरफ से कुछ अपना एफर्ट नहीं लगा रहे, क्लास देखी हो गया, ये नहीं होने वाला। आप अपनी जो थ्योरी है उसको भी कंप्लीट करो, साथ में एमसीक्यू देखो, और क्वेश्चन हो तो आप, क्योरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार कर, कहाँ कमी रह गई देख और सुधार कर, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप बिना मेहनत करे आप सोचो कि हमको वो चीजें मिल जाए, तो वैसा नहीं होने वाला। मेहनत करो, कुछ चीजों को त्यागना भी पड़ेगा। विद्यार्थी जीवन है, विद्यार्थी जीवन बिना कुछ त्यागे कुछ नहीं मिलता। ठीक है, जो माँ सरस्वती है उसी को ही देती है जो अपने लिए नियंत्रण प्रयास करता है, जो अपने भविष्य के लिए चीजें त्यागता है। ठीक है, आप ये सोच के मत चलो कि अभी हमें कठिनाइयां झेलनी, पर ये सोच के चलो कि आपकी अभी कठिनाइयां आगे चल के आपको कितनी हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कि जो काली मौत या ब्लैक डेथ किस बीमारी को कहा जाता है? कैंसर को, एड्स को, प्लेग को या टीबी को? किसको कहा जाएगा? प्लेग को कहा जाता है। प्लेग किससे फैलता है? चूहे से। ठीक है, कैंसर, कैंसर के अंदर क्या होता है, जो सेल होती है, सेल कोशिका है, वो ग्रोथ करने लग जाती है, एक्स्ट्रा ग्रोथ करने लग जाएगी, एक्स्ट्रा बनने लग जाएगी, साइज और शेप उसके क्या हो जाएंगे, चेंज होने लग जाएंगे। तो शरीर के अंदर अनवांटेड ग्रोथ होने लग जाएगी सेल की वजह से, सेल की, तो उसको क्या बोलते हैं? कैंसर होता है। एड्स भी एक तरीका का कैंसर है। ठीक है, एड्स भी एक तरीका का कैंसर है। ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, आपके इम्यून सिस्टम को पूरा कम कर देगा। और टीबी, टीबी किस में होती है? लंग्स में होने वाली है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये क्या है? उसका पॉजिटिव एजेंट है। ठीक है, उसकी वजह से क्या फैलती है? टीबी फैलती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या करेगा? आपकी बॉडी में जाएगा और लंग्स पे अफेक्ट करेगा, लंग्स पे अफेक्ट करने के बाद लंग्स के अंदर गड्ढे बना देगा। इसीलिए इस टीबी को क्या बोला जाता है? कॉच डिजीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉच डिजीज। कॉच डिजीज क्यों?
क्योंकि ये लंग्स में क्या करेगा, कॉज जैसे गड्ढे बना देगा, मतलब व्हाइट व्हाइट कलर के पैचेस दिखेंगे। जब एक्सरे करवाएंगे ना तो एक्सरे के अंदर साफ साफ दिखेगा व्हाइट कलर के पैचेस बने हुए, ठीक है। इसीलिए वो कभी भी बलगम के साथ, मतलब कि जो आपका कफ निकलेगा उसके साथ क्या आएगा, ब्लड आएगा। क्यों? कि वहां से वो गड्ढा अगर हटेगा ना तो वहां उसके साथ क्या होगी, जो ब्लड वेसल होगी, वो ब्लड वेसल क्या करेगी, ब्लड को साथ में बलगम के साथ भेजेगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। प्लेग रोग का वाहक कौन है? जो प्लेग रोग है उसका वाहक कौन है? अभी बताया था किसकी वजह से फैलता है, चूहे की वजह से फैलता है, जिसको क्या बोला, पिस्सू। ए अपना क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, टिटनेस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? टिटनेस रोग किस अंग को प्रभावित करेगा? अभी बताया था टिटनेस अंग, जो टिटनेस था उसका पॉजिटिव एजेंट कौन था, कोलिस्ट्रेडियम टिटनाई। कोलिस्ट्रेडियम टिटनाई था। वो कहाँ अफेक्ट करेगा, आपकी जो तंत्रिका तंत्र है और मांसपेशियां है उस पर अफेक्ट करेगा। तंत्रिका तंत्र के अंदर अफेक्ट करेगा, यानी कि ब्रेन के ऊपर और मांसपेशियों के ऊपर असर करेगा। जैसे अगर आपकी मांसपेशियों पर असर किया तो हाथ पांव कैसे हो जाएंगे, लंगड़ाई जाएंगे, ठीक है। और ब्रेन के ऊपर असर किया तो दिमागी हालत ठीक नहीं होगी, उसकी पैरालिसिस भी हो सकता है। तो ये किस पे अफेक्ट करता है, तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों पे। सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं डीपीटी का टीकाकरण। टीका किन 3 रोगों से बचाव करता है? शुरुआत में बताई थी डीपीटी की फुल फॉर्म। किससे बचाव करेगा आपको, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस से। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस से। बी आपका क्या है, राइट आंसर है। क्या होता है डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस? डिप्थीरिया होती है गले के अंदर, गले के अंदर लेदर लाइट क्या बन जाती है, आपकी एक लेयर बन जाती है व्हाइट कलर की, वो होती है डिप्थीरिया। पर्टुसिस काली खांसी बोलते हैं, कुत्ता खांसी, कुकर खांसी होती है पर्टुसिस, ठीक है। और टिटनेस अभी बोला था आपको, टिटनेस क्या है, पिछली अभी बात हुई है। टिटनेस क्या होगा, आपकी सीधे तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों पे अफेक्ट करेगा, ठीक है। डेंगू तो आपको पता ही है, डेंगू किससे होता है, डेंगू किससे फैलेगा, अजीज अजप्टी से। पोलियो है, ये भी एक तरह का विकार है, और टिटनेस भी विकार है। डायरिया, डायरिया क्या होता है, हैजा जैसे डायरिया होता है, अपने दस्त लगना। प्लेग है वो चूहे से फैलेगा, और टाइफाइड, टाइफाइड किससे फैलता है, साल्मोनेला टाइफी से, ठीक है। बी अपना राइट आंसर हो गया। इसके अंदर किसका टीकाकरण, डीपीटी की बात हुई थी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। नेक्स्ट बात करते हैं एड्स। एड्स किसके कारण के होने का कारण है, एड्स किसकी वजह से होने का कारण, कौन से रोग की वजह से होता है, जीवाणु की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, कवक की वजह से, या प्रोटोजोआ की वजह से? बैक्टीरिया, वायरस, फंगई, किसकी वजह से होगा? एड्स का आपको फुल फॉर्म पता है, एडिनोजिन इम्यून डिजीज सप्रेशन। जो आपके क्या करेगा, वायरस से फैलता है। किससे फैलता है, एक तरीके का वायरस है, एक्वाइड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज है। एड्स है जो आपकी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज है, ठीक है। तो किससे फैलेगी, वो वायरस से फैलती है। एचआईवी भी क्या है, वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये ह्यूमन इम्यूनो वायरस से क्या करता है, आपको एड्स करवाएगा। तो एक तरीके का वायरस है, वायरस का रोग है ये। नेक्स्ट बात करते हैं डेंगू बुखार में शरीर किसकी कमी हो जाती है, डेंगू के अंदर किसकी कमी हो जाती है? बीच में डेंगू चला था तो बोले थे ना प्लेटलेट्स की कमी आ गई, तो प्लेटलेट्स की कमी आने की वजह से क्या हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। और प्लेटलेट्स की कमी आएगी तो क्या होगा, अपने शरीर में कोशिकाएं हैं वो रक्त का थक्का नहीं बना पाएगी, और बॉडी के अंदर से अनवांटेड ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, ठीक है। नसों में से, या फिर आपके इंटरनल या एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य कोई भी अगर चोट लगे तो आपको ब्लड ही ब्लड निकलेगा, कभी भी उसका रक्त का थक्का नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, एडीज एजिप्टी के काटने की वजह से आपके अंदर जो प्लेटलेट्स है वो डाउन चली गई है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। बी क्या है आपका, राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। रेबीज रोग का अन्य नाम क्या है, रेबीज रोग कुत्ते के काटने की वजह से होने वाला जो रोग है उसका अन्य नाम क्या है? काली खांसी, ब्लॉक जो, हाइड्रोफोबिया, या फिर धनुष का टकार?
क्या नाम है? अरे जिसको रेबीज होगा ना उसको पानी से डर लगेगा, इसीलिए अपन पानी से डर लगने को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। और ऊपर से देखते हैं नीचे जमीन में, उसको क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। हाइट से डर लगता है उसको एक्रोफोबिया तो बोलेंगे, तो जो पानी से डरेगा उसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। जलाकान, जलान तक होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया क्या होगा? उसको पानी से डर लगेगा। रेबीज के काटने की, सॉरी, रेबीज होने की वजह से उसको क्या लगेगा? पानी से डर लगेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोफोबिया, यानी इसका दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया। सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं पीलिया। हेपेटाइटिस रोग रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया है वो किस रोग को प्रभावित करेगा? आपके किस अंग को प्रभावित करेगा? हृदय को करेगा, फेफड़ों को करेगा, यकृत को करेगा, या मस्तिष्क को? पीलिया हमेशा करता है किसको? यकृत को। सी क्या है आपका राइट आंसर है, यकृत को करेगा। इसमें क्या होता है, जो आपके यकृत बनाता है ना, लीवर क्या बनाता है? बाइल बनाता है, पीतरस बनाता है। पीतरस बनाने की वजह से क्या होगा कि जब आपकी बॉडी के अंदर बिलिरुबिन, क्या बिलिरुबिन की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर बाइल वगैरह वो ज्यादा बनने लग जाएंगे, तो स्किन कैसे हो जाएगी? पीली पीली कलर की हो जाएगी, नाखून पीले कलर के, आंखें पीली कलर की हो जाएगी। तो ये बाइल ज्यादा बनने की वजह से, बिलिरुबिन ज्यादा बनने की वजह से आपकी बॉडी गर्म भी रहेगी। और ज्यादा बिलिरुबिन होने की वजह से पहले की क्या होते थे? डेथ हो जाती थी पीलिया की वजह से, ठीक है। अब तो काफी थेरेपी वगैरह आगे, ठीक भी हो जाता है। तो पीलिया किसको प्रभावित करता है? यकृत को। नेक्स्ट बात करते हैं मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मलेरिया रोग है उसका वाहक कौन है? एडिस एजिप्टी किसका है? डेंगू का है। डेंगू का है। मादा एनीफेलिस मच्छर है जो किसका है? मलेरिया का। बालू मक्खी से क्या होती है? काली खांसी, ठीक है। तो आपके बी क्या होगा? सॉरी, काला अजार होता है बालू मक्खी से, तो क्या होता है? काला अजार होता है, ठीक है। और मलेरिया रोग है उससे कौन सा होगा आपको? किसकी वजह से होगा? मादा एनाफेलिस मच्छर की काटने की वजह से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मलेरिया की दवा कुनेन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है? जो मलेरिया है उसकी दवा किसकी छाल से होती है? जो वृक्ष कौन सा कुनेन है, वो वृक्ष की छाल किस वृक्ष की छाल है? नीम की है, सिकोन की है, यूकेन लिप्स की है, या फिर पीपल की है? किसकी है? ये है आपके सिनिकॉन की। बी क्या है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं पायरिया। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पायरिया रोग किस अंग को प्रभावित करेगा? आंखों को, दांतों को, मसूड़ों को, गले को, या जोड़ों के दर्द को? पायरिया रोग है वो किसको प्रभावित करता है? वो आपके दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करेगा? दांत और मसूड़ों को। उसकी वजह से दांत आपके लूज भी हो जाएंगे, मसूड़े हैं, मसूड़ों के अंदर से ब्लड आने लग जाएगा, ये उनको प्रभावित करता है पायरिया रोग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एथलीट फुट्स। एथलीट फुट्स नामक बीमारी किसके कारण होती है? वायरस के कारण, जीवाणु के कारण, कवक के कारण, या प्रोटोजोआ के कारण? किसके कारण होगी? एथलीट फुट की बीमारी कभी भी वायरस जीवाणु से नहीं होती, ये हमेशा कवक या फफूंद से होती है, ठीक है। कवक या फफूंद से होने वाला रोग है कौन सा? एथलीट फुट। वाद्यता यानी कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित व्यक्ति किन रंगों को भेद नहीं कर सकता, सॉरी कर पाता है? जो ब्लाइंडनेस वाला व्यक्ति है वो किन रंगों के बीच में भेद नहीं कर पाएगा? काला और सफेद के बारे में वो तो करेगा ही, लाल और हरे के बारे में, नीला पीला या हरा नीला? उसको कभी भी लाल कलर और हरा कलर नहीं दिखता ठीक से, ठीक है। लाल और हरे कलर का परसेप्शन नहीं रहता है उसको, वो हमेशा ऐसे क्या करेगा, उस चीजों को अलग से ही देखेगा, ये लाल है कि पीला है कि हरा है, उसको नहीं पता चलेगा। तो वो किसी को नहीं भेद पाता लाल और हरे रंग को। बी आपका सही आंसर है, लाल और हरा रंग उसको नहीं पता चलता कौन सा है। शाही रोग, रॉयल डिजीज किसे कहा जाता है? कौन सी है ये? रॉयल्स डिजीज सही है। शाही रोग आया है, शाही रोग का मतलब क्या है? कि पुरुषों से चली आ रही है, वैसा नहीं है। इसको शाही रोग क्यों बोला आपको पता है?
पहले देखो सही रोग कौन सा होता है, हीमोफीलिया होता है, कैंसर होता है, मधुमेह होता है या गेंगा रोग होता है? कौन सा होगा? सही रोग होता है हीमोफीलिया। ये ब्लड वाला रोग है, ये हर किसी को नहीं होता, बहुत कम जनों को होता है, इसीलिए इसको शाही रोग नाम दिया जाता है। ठीक है, जो शाही लोग होते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं, वैसे ही ये हीमोफीलिया है, ये बहुत कम लोगों को होता है, इसीलिए इसको शाही रोग दिया गया है। ये अपना क्या है, राइट आंसर है। इसमें लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, बट होने की वजह से बीमारी तो होती है। डाउन सिंड्रोम का अन्य किस नाम से जाना जाता है? डाउन सिंड्रोम को किस नाम से जाना जाता है? पहले तो समझो डाउन सिंड्रोम क्या है। ये क्रोमोसोम की बीमारी है। किसकी बीमारी है? क्रोमोसोम की बीमारी है। कौन सा क्रोमोसोम? 18वां क्रोमोसोम होता है, उसकी बीमारी है। सॉरी, 21वां क्रोमोसोम है, 21वां क्रोमोसोम है, उसकी बीमारी यही है। डाउन सिंड्रोम कौन सी बीमारी है? 21वां क्रोमोसोम होता है, उसकी बीमारी है। इसमें क्या होगा, बच्चा जो होगा वो मंद बुद्धि पाया जाएगा। ठीक है, जो बच्चा होगा वो कैसा पाया जाएगा? मंद बुद्धि पाया जाएगा। उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं होगी, वो जन्म से ही कैसा रहेगा? जन्म से ही मंद बुद्धि, कम दिमाग चलेगा उसका। ठीक है, मंद बुद्धि होने की वजह से क्या होगा? 21वां जो क्रोमोसोम है, 21वां क्रोमोसोम है, उसके अंदर क्या हो जाएगी? ट्राइसोमी हो जाएगी। ट्राइसोमी मतलब कि एक्स एक्स जैसे क्रोमोसोम है, उसके साथ एक वाई आके जुड़ जाएगा, या फिर एक्स वाई है उसके साथ एक्स आके जुड़ जाएगा, इस तरीके से, या एक्स एक्स आके जुड़ जाएगा। तो ये क्या है? ट्राइसोमी हो जाएगी, एक किसकी? क्रोमोसोम की, एक साथ। तो उस बच्चे का क्या होगा? दिमाग तो बड़ा होगा पर वो विकसित नहीं हो पाएगा, और विकसित नहीं होने की वजह से क्या होगा? उसके दिमाग के अंदर, उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं होगी, गति उसकी दिमाग की कम होगी, मंद बुद्धि बालक हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं अपन डाउन सिंड्रोम को किस नाम से जाना जाता है? टर्नर सिंड्रोम, मंगोलिज्म, हिमोफीलिया, या फिर पटाउ सिंड्रोम। ये इसको क्या बोलेंगे? मंगोलिज्म। मंगोलिज्म बोला जाता है इसको, दूसरा नाम क्या है? मंगोलिज्म बोला जाता है। आपको आज नई चीज जानने को मिली है कि इसके अंदर क्या होता है? डाउन सिंड्रोम के अंदर 21वां जो क्रोमोसोम है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं पारे मरकरी की अधिकतम से कौन सा रोग होता है? मरकरी की पारे की अधिकता से कौन सा रोग होगा? इटाई इटाई, मिनीमाता, एनीमिया, एनीमिया, या ब्लू बेबी सिंड्रोम? कौन सा होगा? पारे की अधिकता होती है ना मरकरी की, तो उससे होता है मिनीमाता, स्मॉल पॉक्स, मिनीमाता होगी। बी आंसर क्या है आपका? राइट है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन पढ़ो, आप लोग भी पढ़ो कि कैसा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होगा? सामने दिख रहा है ना, मिनीमाता तो होने से रहा। सिलिकोसिस, सिलिकोसिस किससे होता है? जो पत्थर का काम करते हैं ना, मजदूर जो पत्थर का काम करते हैं, उन पत्थर का काम करते करते वो सिलिका डस्ट होती है, वो नाक के अंदर जाने की वजह से उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, उसको सिलिकोसिस बोलते हैं। गेंगा रोग जो आपको बता रखा है कि गोइटर होते हैं, गले के अंदर होता है, किसकी कमी की वजह से? आयरन की कमी की वजह से होता है, सॉरी आयोडीन की कमी की वजह से जो क्या होता है? गोइटर होता है। और आयरन की कमी की वजह से क्या होता है? एनीमिया होता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है ना। तो कैडमियम के अधिकता से कौन सा होता है? इटाई इटाई रोग होता है। ए क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। मनुष्य में गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी होती है? बता रखा है कितनी होती है? 46। गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 46 होगी। भी सही है। आगे चलते हैं। कौन सा रोग दूषित जल और भोजन से फैलता है? दूषित जल और दूषित भोजन से कौन सा रोग फैलेगा? खसरा। मिजल्स नहीं फैलता। मिजल्स बच्चों में या ऐसा होता है ना, तो उनके ऊपर क्या होता है? कॉम्प्लिक स्पॉट हो जाते हैं, रेड रेड कलर के चकत्ते बन जाएंगे, पेट पे, गाले पे, मुंह पे, सब जगह। चेचक यानी चिकन पॉक्स होते हैं। चिकन पॉक्स सुना है ना आपने? छोटी माता बड़ी माता होती है, चिकन पॉक्स होते हैं। ठीक है, चेचक शरीर के अंदर, इसमें भी क्या हो जाते हैं? पेप्यूल्स वगैरह बन जाते हैं। कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी। लेप्रोसी ये क्या है? स्किन की डिजीज है।
स्किन की डिजीज है, कुष्ठ रोग को लेप्रोसी बोलते हैं। आपके शरीर के ऊपर मोटे मोटे चकते हो जाएंगे लाल लाल कलर के, हाथ पे हो जाएंगे, पाँव पे हो जाएंगे, मोटे मोटे से दाने दाने जैसे। और जो रोग दूषित जो जल है और भोजन है उससे फैलने वाला कौन सा होगा? हैजा। आपको डायरिया लगे, कोलेरा हो जाएगा। ठीक है, बी क्या है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा? सामने पता है, मधुमेह, डायबिटिक, कल ही बता रखा है आपको। कौन सा रोग होगा? डायबिटिक। नेक्स्ट बात करते हैं अपने उत्तक आ गया अपना नया टॉपिक। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहा जाता है उत्तकों का अध्ययन? आपको जब उत्तक पढ़ाए थे तब बता रखा है टिश्यू के बारे में, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, माइकोलॉजी या फिर एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर क्या होता है? आकारिकी और संरचनात्मक और क्रियात्मक जो मानव शरीर की जो अंग के उनके बारे में अध्ययन करना एनाटॉमी के अंदर आ जाएगा। जो संरचना है उनके बारे में अध्ययन करना, ना कि उनके क्रियात्मक चीजों का, सिर्फ संरचनाओं का अध्ययन करना। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी क्या होती है? मसल्स का अध्ययन होता है। साइटोलॉजी किसका होगा? सेल का अध्ययन। और हिस्टोलॉजी किसका होगा? उत्तक का अध्ययन होगा। बी क्या है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपना, उत्तक शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? उत्तक शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? मेयर ने दिया था, बाइचेट ने दिया था, मेल पिगी ने दिया था या रॉबर्ट हुक ने दिया था? रॉबर्ट हुक कितनी बार नाम आ चुका है और अब तो आपको याद भी हो गया होगा कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, बचपन से 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो जो उत्तक का जो शब्द है वो किसने दिया था? बायोचेट ने दिया था। ठीक है, बी आपका क्या है राइट आंसर है। थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर है, बायोचेट ने दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, पौधे में लंबाई बढ़ने के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है? पौधे की जो लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार होगा? पार्श्वीय विभज्योतक, अंतर्वैसी विभज्योतक, शीर्ष विभज्योतक या दृढ़ उत्तक? कौन सा उत्तक होगा? हमेशा पौधे की जो लंबाई बढ़ाने वाला उत्तक होता है वो होता है शीर्षस्थ उत्तक। जो शीर्षस्थ उत्तक होगा वो क्या करेगा? शीर्ष को बढ़ाने का काम करेगा ना, ऐसे याद रख लो आप। तो शीर्ष को बढ़ाने का काम करता है वो शीर्षोत्तक होता है, शीर्षो विभज्योतक सॉरी। तने की मोटाई या चौड़ाई बढ़ाने के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है? तने की उसकी मोटाई बढ़ाने के लिए, ठीक है, मोटाई और चौड़ाई बढ़ाने के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है? शीर्षोत्तक, विभज्योतक, पार्श्वीय विभज्योतक, मर्दोत्तक, स्थूल कोण उत्तक? कौन सा उत्तक है? अरे पार्श्व विभज्योतक है, जिसको क्या बोला जाता है इंग्लिश के अंदर? लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, ये पार्श्व विभज्योतक है, वो क्या करेगा? आपके तने की मोटाई बढ़ाने का काम करेगा और चौड़ाई बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, ए क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा पादप उत्तक जीवित कोशिकाओं से बना होता है जो भोजन का संचय करता है? कौन सा पादप है जो क्या है? एक जीवित कोशिकाओं से बना होता है जो भोजन का क्या करेगा? संचय करने का काम करेगा। दृढ़ उत्तक होगा, मर्द उत्तक होगा, जाइलम या फ्लोएम? कौन सा होगा? ये होता है मर्द उत्तक। मर्द उत्तक होता है वो जीवित कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, जो क्या काम करता है? आपके भोजन का संचय करवाने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पौधे को यांत्रिकी समर्थ और लचीलापन कौन सा उत्तक प्रदान करता है? लचीलापन और आपको क्या करेगा? मैकेनिज्म स्ट्रेंथ, उसको क्या स्ट्रेंथ देने का काम करेगा। कौन सा उत्तक होगा? दृढ़ उत्तक होगा, स्थूल कोण उत्तक होगा, जाइलम होगा या विभज्य उत्तक होगा? अरे कोलिन कायमा होता है ना, कोलिन कायमा काम करता है कौन सा? लचीलेपन के लिए। और जो मैकेनिज्म जो उसको स्ट्रेंथनिंग देगा, ताकत देगा, ये हिम्मत देने वाला जो होगा ना, वो कौन सा होगा? स्थूल उत्तक या इसको ही क्या बोलते हैं? कोलिन कायमा। बी आपका क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, नारियल के छिलके और फलों के आवरण में कौन सा दृढ़ उत्तक पाया जाता है? कौन सा उत्तर पाया जाएगा? कठोर, अभी मैंने बोल भी दिया है ना, वैसे दृढ़ उत्तक पाया जाएगा। दृढ़ होता है तो वो दृढ़ उत्तक ही होगा ना, कठोर होगा तो वो
कोई चीज अपन दृढ़ निश्चय कर लेते हैं यानी कठोर निश्चय कर लेंगे, तो जो दृढ़ उत्तक होगा वो किसमें पाया जाता है? नारियल के छिलके और फलों के आकार, सॉरी, फलों के आवरण में पाया जाने वाला कौन सा होगा? दृढ़ उत्तक होगा। बी आपका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जल का परिवहन किसके द्वारा होगा? पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। ये कहाँ पाया जाता है जाइलम? जाइलम पाया जाता है जड़ों में, पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जो कि क्या करता है? जल का परिवहन करता है, निकाल के जड़ों में से जल को निकाल के कहाँ भेजता है? पादप के तनों में, पत्तियों में, सब जगह। पौधों में पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन का परिवहन कौन करता है? जाइलम का क्या काम था? जल का क्या करना? परिवहन करने का। और फ्लोएम का क्या काम है? फ्लोएम का क्या काम है? पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन का परिवहन करने का। तो बी क्या है? राइट आंसर है आपका। भाई पत्तियों के अंदर जो बनाया गया भोजन है वो परिवहन कौन करता है? फ्लोएम ही तो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, शरीर को बाहरी सुरक्षा प्रदान करने वाला जंतु उत्तक कौन सा है? बाहरी सुरक्षा प्रदान करने वाला जंतु उत्तक यानी कि हमारे अंदर पाया जाने वाला बाहरी उत्तक जो सुरक्षा प्रदान करता है कौन सा होगा? जब उत्तक पढ़ाया था तो अच्छे तरीके से बता रखा है मैंने आपको। पेशी उत्तक, उपकला उत्तक, तंत्रिका उत्तक या संयोजी उत्तक। जो एपिथेलियम है, उपकला उत्तक, यही क्या है? बाहरी उत्तक होता है, यही सुरक्षा प्रदान करता है। बी क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, अंगों को आपस में बांधने और जोड़ने का कार्य कौन सा उत्तक करता है? अंगों को आपस में बांधने और जोड़ने का कार्य कौन सा उत्तक करेगा? पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू या फिर उपकला उत्तक। ये तो बाहरी सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तंत्रिका उत्तक तंत्रिकाओं के अंदर पाया जाने वाला उत्तक होता है, तो संवेदनाओं का काम करेगा। पेशी उत्तक ये मांसपेशियों में पाया जाने वाला उत्तक है, तो जो जोड़ने का काम करेगा वो कौन सा होगा? संयोजी उत्तक या कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये क्या करेगा? सी आपका क्या है? राइट आंसर है। क्या काम करेगा आपके अंदर? ये शरीर को, अंगों को बांधने का, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, रुधिर, रक्त, अस्थि, उपास्थि किस प्रकार के उत्तक के उदाहरण है? किस प्रकार के उत्तक के उदाहरण है? उपकला उत्तक के, तंत्रिका उत्तक के, संयोजी उत्तक के या पेशी उत्तक के? किस तरीके के उदाहरण है? जो रुधिर है, अस्थि है, उपास्थि है, ये किसके उदाहरण होते हैं? ये उदाहरण है आपके संयोजी उत्तक के। ठीक है, किसके उदाहरण है? संयोजी उत्तक के उदाहरण है, यानी कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण है। सी इसका राइट आंसर है। आपको उत्तक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, पिछली क्लास से देखिए, अगर आपने नहीं देखी है तो उत्तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अच्छा, हो गया क्या आपने? इतने ही आज के क्वेश्चन। इसी तरीके से निरंतर आपको क्या करते रहना है? प्रयास करते रहना है, इसी तरीके से हमारे साथ क्लासें लेनी। और निरंतर प्रयास करने वाला इंसान कभी भी पीछे नहीं रहता। ठीक है, कंटिन्यू क्लासें लीजिए, और एक दिन आप अपनी जो फौजी वाली ड्रेस है वो पहन के अपने घर पे जाएंगे ना, वो रुतबा अलग ही होगा। उसी चीज को सोचते हुए आगे का निरंतर प्रयास करते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।